गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा मेटलर्जी में जो बचा हुआ पार्ट था उसमें कुछ पूछना है? पहले तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं जो एनसीईआरटी से आप रीड करके वो इंफॉर्मेशन को नोट्स में ऐड कर लेना। हाँ देखो, एक तो पेज नंबर 161 पे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड ये गिवन है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड ये हेडिंग गिवन है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि ये इलिंगम डायग्राम के बेसिस पे इन्होंने बोला कि इन द ग्राफ ऑफ डेल्टा जी आर नॉट अगेंस्ट टी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स द Cu2O लाइन इज ऑलमोस्ट एट द टॉप। तो बोल रहे हैं कि Cu2O के लिए जो लाइन है, मतलब कॉपर से Cu2O जो बन रहा है, ये लाइन काफी ऊपर लाई करती है। So it is quite easy to reduce oxide ores of copper directly to the metal by heating with coke. कोक के साथ हीट करके हम इसको कॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। The lines carbon to carbon monoxide and carbon to CO2 are at much lower position in the graph, particularly after 500 to 600 Kelvin. However, many of the ores are sulfides and some may also contain iron. The sulfide ores are roasted or smelted to give oxides. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो Cu2S है, Cu2S की रोस्टिंग कराया तो Cu2O और SO2 बन गया। फिर बोल रहा है कि द ऑक्साइड कैन देन बी इजिली रिड्यूस टू मेटालिक कॉपर यूजिंग कोक। तो उसके बाद जो ऑक्साइड बना है उसको कोक के साथ ट्रीट करके कॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आगे बोला इन एक्चुअल प्रोसेस द ओर इज हीटेड इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस आफ्टर मिक्सिंग विथ सिलिका। रिवर्बरेटरी फर्नेस में उसको हीट करते हैं सिलिका मिक्स करके। इन द फर्नेस आयरन ऑक्साइड स्लैग्स ऑफ एज आयरन सिलिकेट। तो उसके अंदर जो आयरन इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जैसे ये कॉपर पायराइट है तो CuFeS2, तो उसमें कॉपर भी है और आयरन भी है। तो बोल रहा है कि इन द फर्नेस आयरन ऑक्साइड, जब कॉपर का ऑक्साइड बना होगा तो साथ में आयरन का ऑक्साइड भी बना होगा। In the furnace, iron oxide slacks off as iron silicate is formed. Copper is produced in the form of copper matte. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज कॉपर मैटे। ठीक है, ये आप समझ लेना, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो कॉपर इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मैटे। This contains Cu2S and FeS. तो what is copper matte? तो आप बोलोगे Cu2S plus FeS is called copper matte. तो ये आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बाकी आयरन ऑक्साइड का कैसे रिमूवल हो रहा है वो यहाँ पे स्लैग फॉर्मेशन के थ्रू बता रहे हैं। फिर बोले कॉपर मेटल इज देन चार्ज्ड इनटू सिलिका लाइंड कन्वर्टर, सम सिलिका इज आल्सो एडेड and hot air blast is blown to convert the remaining FeS into FeO and Cu2S to Cu2O to the metallic copper. Following reactions takes place. ये सारी reactions वहां पे होती हैं। The solidified copper, ये self reduction के through आगे आप देख रहे हो copper produce हो रहा है। बोले the solidified copper obtained has blistered appearance. यहाँ से जो copper मिलता है उसका अपीयरेंस कैसा होता है? ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस, जैसे वो जलने के बाद लोगों के स्किन पे जो है वो फफोले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, वैसा ही अपीयरेंस इसका होता है, इसलिए हम इसको ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखो, द सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन्ड हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ SO2 and so it is called blister copper. तो उसके अंदर जो सल्फर है वो सल्फर SO2 बन करके स्केप आउट हो जाता है, और उसकी वजह से SO2 के रिलीज होने की वजह से क्या होता है, वहां पे पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसका अपीयरेंस कैसा होता है? उसका अपीयरेंस ब्लिस्टर लाइक हो जाता है, मतलब ब्लिस्टर लाइक अपीयरेंस होता है, इसी वजह से हम उसको ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर एनसीईआरटी की बात करें, रिफाइनिंग का एक एक इंफॉर्मेशन मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, इनफैक्ट थोड़ा और ज्यादा डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, लास्ट में अगर आप देखो, जो लास्ट पेज है उसमें यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन, एक बार जरा इस इंफॉर्मेशन को भी देख लो। यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एल्यूमिनियम फॉयल्स आर यूज्ड एज रैपर्स फॉर फूड मटेरियल्स। द फाइन डस्ट ऑफ द मेटल इज यूज्ड इन पेंट्स एंड लैकर्स, वहां पे यूज करते हैं। एल्यूमिनियम बीइंग हाईली रिएक्टिव is also used in the extraction of chromium and manganese from their oxide. ये gold cement aluminothermite process की बात कर रहे हैं। Wires of aluminum are used as electricity conductors. Alloys containing aluminum being light are very useful. एक तो ये लाइट वेट होते हैं, इसलिए ये बहुत यूजफुल होते हैं। Copper is used for making wires used in electrical industry and for water and steam pipes. ठीक है, वाटर और स्टीम पाइप्स के लिए भी कॉपर को यूज किया जाता है। It is also used in several alloys that are rather tougher than the metal itself. वो alloy जो है मेटल यानी कि कॉपर मेटल से ज्यादा टफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, तो ब्रास एक एलॉय है जिसमें कॉपर के साथ जिंक को मिक्स किया जाता है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में कॉपर के साथ टिन को मिक्स किया जाता है। अब ये आपको पता होना चाहिए, ब्रास के अंदर क्या है? कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज के अंदर क्या है? कॉपर और टिन। एंड क्वाइनेज एलॉय विथ निकल। ठीक है, निकल के साथ मिक्स करके इसका क्वाइनेज एलॉय बनाते हैं। आगे बोला जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन। आयरन के गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन आपने सैक्रिफिशियल कोरोजन पढ़ा था आपने, या जिसको हम ये कैथोडिक एनोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने इसके बारे में पढ़ा है। जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इन बैटरीज। बैटरीज के अंदर इसको इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज करते हैं। It is constituent of many alloys. For example, brass. ब्रास के अंदर कॉपर 60% और जिंक 40% है। अब ये कंपोजिशन यहाँ पे दे दिया गया, पीछे नेम था जिसमें इसके कंपोनेंट्स बताए गए थे, कॉपर और जिंक,
अभी कंपोजिशन भी बता रहे हैं, तो आप कंपोजिशन ये जो है ये रट जाना। तो ब्रास का कंपोजिशन क्या है, कॉपर 60% है और जिंक 40% है। जर्मन सिल्वर में कॉपर 25 to 30% और जिंक है 25 to 30%, निकल है 40 to 50%। कॉपर और जिंक 25 to 30%, 25 to 30% और निकल 40 to 50%। फिर बोला जिंक डस्ट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ्स, पेंट्स एटसेट्रा। आगे बता रहे कास्ट आयरन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन is used for casting stoves, railway sleepers, gutter pipes, toys, etc. It is used in the manufacture of wrought iron and steel. इसको wrought iron और steel बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ये जो ऊपर जो इससे पहले जो एप्लीकेशन गिवन है, इन एप्लीकेशंस के पीछे कास्ट आयरन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो एक तो उसका कोरोजन नहीं हो सकता आसानी से, तो कोरोजन नहीं होने की वजह से इसको गटर पाइप्स के फॉर्म में, इसको रेलवे स्लीपर्स के फॉर्म में यूज करते हैं। रेलवे स्लीपर्स के फॉर्म में तो आज भी यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये गटर पाइप्स वाला जो यूज है ये पुराना यूज है, अब नहीं कंसिडर करते इसको। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रॉट आयरन एंड स्टील। रॉट आयरन इज यूज्ड in making anchors, wires, bolts, chains and agricultural implements। पीछे आपने देखा भी था बुकलेट में, काफी डिटेल में जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक और यूजेस के बारे में गिवन था। स्टील finds a number of uses. Alloy steel is obtained when other metals are added to it। एलॉय स्टील के बारे में भी बुकलेट में काफी डिटेल में गिवन है, आपने पढ़ा है क्या? बुकलेट में जो एलॉय स्टील का डिटेल था उसको पढ़ा है? अरे बुकलेट में एलॉय स्टील का डिस्कशन है, उसको आपने पढ़ा है या नहीं? तुम लोग बहुत कलाकार हो। So alloy steel is obtained when other metals are added to it. Nickel steel is used for making cables, automobiles and aeroplane parts, pendulum, measuring tapes, इसके लिए निकल स्टील को यूज करते हैं। Chrome steel is used for cutting tools and crushing machines, and stainless steel is used for making cycles, automobiles, utensils, pens, etc. साइकिल का जो वो रिम होता है वो जो है स्टेनलेस स्टील होता है, बाकी तो घर में जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं वो स्टेनलेस स्टील ही होते हैं। तो ये सब यूजेस बता रहे हैं इनके, बट आपने बुकलेट से कुछ पढ़ा नहीं तो आपको काफी डिटेल में बुकलेट में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, वो वहां पे आपको मिल जाती। मैं कुछ इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है बुकलेट से वो आपको बता देता हूं। आप तो पढ़ोगे नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो आप बुकलेट में देखोगे तो स्टील की कई सारी वैरायटी गिवन है, वैरायटी ऑफ स्टील गिवन है। बुकलेट ओपन करो, जहां पे रॉट आयरन का डिस्कशन मैंने फिनिश किया था लास्ट क्लास में, उसके जस्ट बाद स्टील का डिस्कशन है। इसमें बोला है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ आयरन हैविंग परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मिडवे बिटवीन दैट ऑफ कास्ट आयरन, यहाँ पे कास्ट COST लिखा हुआ, CAST होना चाहिए, कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन।
दैट इज 0.25 to 2%। तो यहाँ पे जो कार्बन परसेंटेज है वो कास्ट आयरन से कम बट रॉट आयरन से ज्यादा होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील डिपेंड अपॉन इट्स कार्बन कॉन्टेंट्स। With the increase in carbon content, the hardness of steel increases while its ductility decreases। अगर स्टील के अंदर हम कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं तो कार्बन कंटेंट बढ़ाने से क्या होता है, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने की वजह से वो और हार्ड होता जाता है और उसकी डक्टिलिटी कम होती जाती है। द प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन गिव्स स्टील अ फिब्रस स्ट्रक्चर। स्टील के अंदर जो सिलिकॉन प्रेजेंट है वो इसको फिब्रस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज प्रोड्यूसेस इलास्टिसिटी। इसके अंदर जो मैग्नीज प्रेजेंट है वो इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। एंड इंक्रीजेस टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैग्नीज उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। क्रोमियम इम्पार्ट्स रेजिस्टेंट टू केमिकल एक्शन। और क्रोमियम के होने से वो कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब उस पर केमिकल्स आसानी से अटैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है, कार्बन का परसेंटेज अगर बढ़ेगा तो स्टील के अंदर हार्डनेस आएगी और उसकी डक्टिलिटी कम हो जाएगी। सिलिकॉन उसको फिब्रस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मैग्नीज को अगर देखें तो मैग्नीज उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और मतलब उसको इलास्टिक बनाता है। ठीक है, और मतलब उसकी इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। और क्रोमियम उसको केमिकल्स के टुवर्ड्स रेजिस्टेंट बनाता है। ठीक है, तो ये सब क्वालिटीज हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्टील के अंदर एक ये पर्टिकुलर कंपोनेंट उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक लाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन क्या करता है, कार्बन उसकी हार्डनेस को बढ़ाता है और इलास्टिसिटी को नहीं, डक्टिलिटी को कम करता है। ठीक है, अगर हम सिलिकॉन की को कंसीडर करें तो सिलिकॉन उसको फिब्रस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और अगर उसके अंदर मैग्नीज प्रेजेंट है तो मैग्नीज क्या करता है, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और क्रोमियम उसको केमिकल्स के टुवर्ड्स रेजिस्टेंट बनाता है। टाइप्स ऑफ स्टील, तो बोले कार्बन स्टील कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। लो कार्बन और माइल्ड स्टील, इसमें 0.15 to 0.3% कार्बन होता है। मीडियम कार्बन स्टील 0.3 to 0.6% कार्बन। हाई कार्बन स्टील 0.6 to 0.8% कार्बन। एंड टूल स्टील, ठीक है, टूल स्टील यानी कि उसके अंदर हार्डनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है 0.8 to 1.4% कार्बन। उसके अलावा एलॉय स्टील को कंसीडर कर रहे हैं। बोला है स्टील मिक्स्ड विथ small amounts of nickel, cobalt, chromium, tungsten, molybdenum, manganese, etc. acquires special properties. Such products are called special steels or alloy steels. Some important alloy steel are given in table. तो अब जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जिसपे अक्सर क्वेश्चन, पास्ट में तो बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे इनवार बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। इनवार, इसके अंदर बोला 36% निकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, 36% निकल होता है आयरन के साथ, बाकी कुछ अमाउंट में कार्बन भी होगा। प्रॉपर्टीज क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज वेरी स्मॉल, यानी कि इसकी जो थर्मल एक्सपेंसिविटी है वो बहुत कम है। इसीलिए इसको यूज किया जाता है मेजरिंग टेप्स एंड पेंडुलम्स बनाने के लिए। आपने पढ़ा होगा कि जो पेंडुलम का अगर उसकी लेंथ को बदल दें तो लेंथ को बदलने से टाइम पीरियड बदल जाता है। ठीक है, तो इस वजह से पेंडुलम की लेंथ में चेंज नहीं आना चाहिए, अदरवाइज जो क्लॉक होगी वो समर्स में कुछ और टाइम बताएगी और विंटर्स में कुछ और टाइम बताएगी। अब मैं पुराने क्लॉक की बात कर रहा हूं। तो पेंडुलम्स का जो आर्म है उसको बनाने के लिए इनवार को यूज करते हैं। मेजरिंग टेप्स, जो लेंथ मेजरमेंट के लिए, क्लॉथ आप खरीदने जाओ
रेडीमेड क्लॉथ की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कपड़ा आप खरीदने जाओ तो वहां पे क्या होता है, वो शॉपकीपर जो है वो एक टेप को यूज करता है लेंथ मेजरमेंट के लिए। वो एक स्टील मतलब जो एक स्टील रॉड होती है, तो बेसिकली वो इनवार ही होता है, क्योंकि अगर उसकी थर्मल एक्सपेंसिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो अलग अलग वेदर के अकॉर्डिंग जो है, कभी वो ज्यादा कपड़ा जो है वो मतलब जो मेजर कर रहा होगा, कभी वो कम मेजर कर रहा होगा। तो इस वजह से वहां पे इनवार को यूज किया जाता है, जिसका थर्मल एक्सपेंसिविटी बहुत कम है। तो इनवार बहुत इंपॉर्टेंट नेम है बेटा, ये याद रखना। और इसके अंदर 36% निकल है, ठीक है, 36% निकल है। फिर क्रोम वेनेडियम स्टील है, इसके अंदर 1% क्रोमियम एंड 0.15% वेनेडियम है। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसको स्प्रिंग बनाने के लिए, शाफ्ट बनाने के लिए और एक्सेल बनाने के लिए यूज करते हैं। मैग्नीज स्टील है, इसमें 12 to 15% मैग्नीज प्रेजेंट है। ये हार्ड होता है और टफ होता है। इसको रॉक क्रसिंग मशीनरी के अंदर यूज करते हैं, सेप्स बनाने के लिए यूज करते हैं और हेलमेट्स के अंदर, हेलमेट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील सबसे कॉमन स्टील है। 11.5% क्रोमियम है, 2% निकल है। क्रोमियम इसलिए जिससे कि वो केमिकल्स के साथ रिएक्ट न करे। तो रेजिस्ट कोरोजन, जिसको कॉमन आर्टिकल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। टंगस्टन स्टील, इसमें 10 to 20% टंगस्टन है एंड 3 to 8% क्रोमियम है। बहुत हार्ड होगा और ये तब यूज होगा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर टंगस्टन प्रेजेंट है, तो टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये हाई स्पीड टूल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। जो कटिंग टूल्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा आरपीएम के साथ रोटेट करते हैं, तो जब कटिंग के मीन टाइम क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो ज्यादा टेम्परेचर को विथस्टैंड करें ड्यूरिंग कटिंग, इसके लिए इसको यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के स्टील्स हैं। ठीक है, फिर स्टील की मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस किया गया है। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो स्टील बनाने के लिए एक तो बेसेमर प्रोसेस को यूज करते हैं, दूसरा ओपन हर्थ प्रोसेस और सीमेन मार्टिन प्रोसेस बोलते हैं, इसको यूज करते हैं। ओपन हर्थ प्रोसेस और सीमेंस मार्टिन प्रोसेस। और तीसरा डुप्लेक्स प्रोसेस है। अब देखो, मैं आपको यहां पे एक चीज बता दूं कि जो बेसेमर प्रोसेस है, बेसेमर प्रोसेस का ड्रॉबैक ये है कि यहां पे कहीं गिवन भी होगा ये चीज, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, जो बेसेमर प्रोसेस है बेटा, ये फास्ट प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने में आधे घंटे लगते हैं। ये इंफॉर्मेशन कहीं पे लिखी हुई मिलेगी आपको। हाँ देखो, ये लिखा हुआ है, ये डुप्लेक्स प्रोसेस के ऊपर 5 पॉइंट्स गिवन है, उसके ऊपर जो है आपको यहाँ पे मिलेगा कि बोल रहे हैं यहाँ पे द प्रोसेस टेक्स अबाउट 8 to 10 आवर्स फॉर कंप्लीशन। ये बात कर रहे हैं सीमेंस मार्टिन प्रोसेस की। सीमेंस मार्टिन प्रोसेस को कंप्लीट होने में 8 से 10 घंटे लगते हैं। स्लो प्रोसेस है, ये उसकी लिमिटेशन है। लॉन्गर टाइम देन बेसेमर प्रोसेस, जिसको 20 से 30 मिनट लगते हैं कंप्लीट होने में। तो बेसेमर प्रोसेस को कंप्लीट होने में 20 to 30 मिनट्स लगते हैं, बट सीमेंस मार्टिन प्रोसेस को कंप्लीट होने में 8 to 10 आवर्स लगता है। लेकिन भले सीमेंस मार्टिन प्रोसेस में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन वो बात है ना, देर आए दुरुस्त आए। तो जो स्टील की क्वालिटी मिलती है सीमेंस मार्टिन प्रोसेस के थ्रू, वो बहुत अच्छी होती है। तो बहुत अच्छे क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस होता है सीमेंस मार्टिन प्रोसेस और ओपन हर्थ प्रोसेस के थ्रू। जबकि बेसेमर प्रोसेस में जो स्टील की क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है,
तो ये देखो, अब हमें बेसेमर प्रोसेस की स्पीड चाहिए और सीमेंस मार्टिन प्रोसेस की क्वालिटी चाहिए, तो इसलिए क्या करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। और जब दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं डुप्लेक्स प्रोसेस। ये जो तीसरा प्रोसेस है, इसमें क्या है, इसमें बेसेमर प्रोसेस वाली स्पीड है और सीमेंस मार्टिन प्रोसेस की क्वालिटी है, इसीलिए ये बेस्ट प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो बोल रहा है कि जो सीमेंस मार्टिन प्रोसेस है उसके क्या एडवांटेज है ओवर बेसेमर प्रोसेस। द एडवांटेज ऑफ सीमेंस मार्टिन प्रोसेस ओवर बेसेमर प्रोसेस, इससे आपको बेसेमर प्रोसेस की लिमिटेशन का भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बोले कि द टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल्ड एज द हीटिंग इज डन एक्सटर्नली। सीमेंस मार्टिन प्रोसेस में हम हीटिंग जो करते हैं वो एक्सटर्नली करते हैं, इसलिए हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसेमर प्रोसेस में इंटरनल हीटिंग होती है, इसलिए आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दूसरा पॉइंट बोले, द कंपोजिशन एंड क्वालिटी कैन बी वेल कंट्रोल्ड एज इट इज स्लो प्रोसेस। तो सीमेंस मार्टिन प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, इसलिए कंपोजिशन और क्वालिटी जो स्टील की है उसको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस स्क्रैप आयरन इज रीयूज्ड। तो जो आयरन यहाँ पे स्क्रैप हो गया उसको रिसाइकिल कर सकते हैं ओपन हर्थ प्रोसेस में, बेसेमर प्रोसेस में नहीं कर सकते। आगे बोले, द लॉस ऑफ आयरन इन दिस प्रोसेस इज ओनली 4%। यहाँ पे सिर्फ 4% आयरन का लॉस होता है, जबकि बेसेमर प्रोसेस में ये 15% का लॉस होता है, while the loss is about 15% in बेसेमर प्रोसेस। और बोल रहा है दिस इज बेटर क्वालिटी ऑफ स्टील, तो यहां से अच्छे क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस होता है, ये सब एडवांटेज है। ठीक है, एक बात और यहां पे इंपॉर्टेंट है बेटा, स्पीगेलिजन करके एक टर्म डिफाइन किया जा रहा है, आप देखो इसी पैराग्राफ में, स्पीगेलिजन, SPIEGELEISEN, स्पीगेलिजन। अब ये स्पीगेलिजन क्या होता है, बोल रहा है कि एन एलॉय ऑफ आयरन मैग्नीज एंड कार्बन, एन एलॉय ऑफ आयरन मैग्नीज एंड कार्बन, इसको बोल रहे हैं स्पीगेलिजन। बेसिकली इस प्रोसेस में जो हम फीड दे रहे हैं, फीड में क्या है, हम कौन से टाइप का स्टील को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। हर स्टील में आयरन जरूर होगा, कार्बन जरूर होगा, बाकी जो मेटल है वो बदलता है। तो जो फीड हम सप्लाई कर रहे हैं उसको स्पीगेलिजन बोल रहे हैं। स्टील बनाने के लिए जो फीड हम सप्लाई करते हैं, दैट फीड इज कॉल्ड स्पीगेलिजन। तो ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया तीनों प्रोसेसेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग के। कौन सा प्रोसेस हमें क्या एडवांटेज देता है, मतलब इनमें सबसे अच्छा प्रोसेस डुप्लेक्स प्रोसेस को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें बेसेमर प्रोसेस वाली स्पीड है और सीमेंस मार्टिन प्रोसेस वाली क्वालिटी है। ठीक है, अब जरा देखो, ये तीन टर्म डिफाइन किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों टर्म। एक है एनीलिंग, एक है क्वेंचिंग और टेम्परिंग। एनीलिंग, क्वेंचिंग, टेम्परिंग। अब देखो एनीलिंग क्या होता है, एक बार आप समझ लो। एनीलिंग में क्या करते हैं, स्टील है, स्टील को हम हीट करते हैं तब तक जब तक कि वो बहुत ज्यादा, मतलब ब्राइट रेडनेस तक उसको हीट करते हैं, ब्राइट रेडनेस तक उसको हीट करते हैं स्टील को। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसको स्लोली कूल करते हैं। पहले स्टील को ब्राइट रेडनेस तक हीट करते हैं और फिर उसको स्लोली कूल करते हैं। तो इस तरीके से जो स्टील हमें मिलता है वो सॉफ्ट होता है और मैलिएबल होता है। ठीक है, आप यहां पे देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्टील टू ब्राइट रेडनेस एंड देन कूलिंग इट वेरी स्लोली टू मेक द स्टील सॉफ्ट एंड डक्टाइल, सॉफ्ट एंड डक्टाइल। तो ये है एनीलिंग। क्वेंचिंग में क्या करते हैं,
क्वेंचिंग में स्टील को ब्राइट रेडनेस तक हीट करते हैं और उसके बाद उसको सडनली कूल करते हैं बाय प्लंजिंग इनटू वाटर। ब्राइट रेडनेस तक हीट करते हैं और उसके बाद उसको सडनली कूल करते हैं बाय प्लंजिंग इनटू वाटर। तो इस तरीके से जो स्टील बनता है वो हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। बोला इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्टील टू ब्राइट रेडनेस एंड देन कूलिंग इट सडनली बाय प्लंजिंग इन वाटर और ऑयल टू हैव extremely hard brittle steel. It has very low elasticity. ठीक है, इसकी इलास्टिसिटी बहुत कम है। फिर होता है टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या करते हैं? टेम्परिंग में जो क्वेंच्ड स्टील है, क्वेंचिंग के थ्रू जो स्टील हमें मिला है, क्वेंच्ड स्टील को हम हीट करते हैं बट मच बिलो रेडनेस, रेडनेस से काफी नीचे। मतलब उसको ऐसा नहीं हीट करके लाल, मतलब जब वो डार्क रेड कलर एक्वायर कर ले तो उस कंडीशन तक हीट नहीं करते, उसको रेडनेस से कम टेम्परेचर तक हीट करते हैं, मच बिलो रेडनेस। क्वेंच्ड स्टील को मच बिलो रेडनेस कंडीशन तक हीट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसको धीरे धीरे कूल करते हैं। मच बिलो रेडनेस तक हीट करते हैं और फिर उसको धीरे धीरे कूल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, बोला इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द क्वेंच्ड स्टील टू अ टेम्परेचर मच बिलो रेडनेस एंड देन कूलिंग इट स्लोली। सच अ स्टील इज नाइदर हार्ड नॉर सो ब्रिटल। ऐसा स्टील ना तो हार्ड होता है ना ब्रिटल होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग अ थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्टील। तो जब हम टेम्परिंग करते हैं तो कूलिंग के मीन टाइम क्या होता है? उसके सरफेस पे, मतलब स्टील के सरफेस पे ऑक्साइड फिल्म बन जाती है, थिन ऑक्साइड फिल्म। और आपको पता है कि ऑक्साइड फिल्म अगर फॉर्म हो रही है तो इसका क्या एडवांटेज है? एक तो इसकी वजह से वो कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाएगा, ऑक्साइड फिल्म उसको कोरोड होने से बचाएगी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग अ थिन फिल्म ऑफ द ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्टील। The color of the oxide film depends on the temperature at which the quenched steel is heated. किस टेम्परेचर तक हमने क्वेंच्ड स्टील को हीट किया है उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग कलर एक्वायर करता है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर उसको 200 से 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर रहे हैं तो वो येलो कलर को एक्वायर करता है। 225 टू 270 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर रहे हैं तो ब्राउन कलर को, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर रहे हैं तो ब्लू कलर को एक्वायर करता है। अब ये कलर याद हो या ना याद हो, लेकिन ये है कि कौन से स्टील की क्या क्वालिटी है ये पता होनी चाहिए। एनीलिंग से क्या क्वालिटी आती है, क्वेंचिंग से क्या आती है क्वालिटी, और टेम्परिंग से क्या क्वालिटी आती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बात और इंपॉर्टेंट है, जरा देखो, ये लेड का जो एक्सट्रैक्शन है, बाकी आपको सारी बातें पता है, आप खुद पढ़ करके समझ सकते हो। एक बार पढ़ जरूर लेना बेटा। जरा एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड। तो यहां पे बोल रहे हैं कि लेड इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल और गैलेना। गैलेना से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली गैलेना एक सल्फाइड ओर है, तो इसका कंसंट्रेशन करेंगे बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और फिर उसके बाद इसका रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन में यहाँ पे दो मेथड गिवन है। एक तो एयर रिडक्शन प्रोसेस है, एयर रिडक्शन मतलब सेल्फ रिडक्शन, और दूसरा कार्बन रिडक्शन प्रोसेस है। एयर रिडक्शन प्रोसेस है और कार्बन रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, तो एयर रिडक्शन प्रोसेस में इसको फ्यूज करते हैं इन रिवर्बरेटरी फर्नेस, रोस्टिंग करा रहे हैं तो रिवर्बरेटरी फर्नेस यूज होगी। तो फ्यूज इन रिवर्बरेटरी फर्नेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अब क्या होगा पता है आपको? पहले लेड सल्फाइड लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, फिर लेड ऑक्साइड जो है अनरिएक्टेड लेड सल्फाइड के साथ कंबाइन करके उसको लेड में कन्वर्ट कर देगा।
वैसे इन्होंने इसको लेड सल्फेट में कन्वर्ट किया है, फिर सेल्फ रिडक्शन कराया, तो मतलब ठीक है, ये दोनों, ये सारी रिएक्शन मैं बताया हुआ है मैंने आपको, तो आप उसके बेसिस पे समझ सकते हो। तो यहां से क्रूड लेड मिल गया। और उसी तरीके से कार्बन रिडक्शन प्रोसेस में पहले तो एक सिंटरर होता है। सिंटरर बेसिकली एक टाइप का वो फर्नेस है, ठीक है, एक टाइप का फर्नेस है सिंटरर। इसको सीमेंट बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो सिंटरर के अंदर इसको लेड सल्फाइड को हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पे ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद लेड ऑक्साइड को कार्बन की हेल्प से रिड्यूस कर देते हैं, तो लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरीके से क्रूड लेड मिल जाएगा। और अब उसके बाद बोल रहे हैं ये जो क्रूड लेड है इसके अंदर डिफरेंट टाइप की इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। तो उन इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए पार्क्स प्रोसेस को यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, पार्क्स प्रोसेस को यूज करते हैं। ये फ्लो डायग्राम में आपको दिख रहा है पार्क्स प्रोसेस। ठीक है, पार्क्स प्रोसेस को यूज किया जाता है इसको प्योरीफाई करने के लिए। अब जरा आगे देखो बेटा, पार्क्स प्रोसेस का डिटेल आगे गिवन है। बोला द ऑब्टेन्ड लेड कंटेन्स इंप्योरिटीज सच एज कॉपर, सिल्वर, बिस्मथ, एंटीमनी एंड टिन। मिला, ये पैराग्राफ मिला। The obtained lead contains impurities such as copper, silver, bismuth, antimony and tin. Silver is removed by Parkes process. उसमें जो सिल्वर है उसको रिमूव करने के लिए पार्क्स प्रोसेस को यूज करते हैं। अब इसमें मेथड क्या यूज करते हैं, जरा कॉन्सेप्ट देखो। बोला है वेयर मॉल्टेन जिंक इज एडेड टू मॉल्टेन इम्प्योर लेड। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मॉल्टेन जिंक को ऐड कर रहे हैं। मॉल्टेन लेड के अंदर, मॉल्टेन इम्प्योर लेड के अंदर मॉल्टेन जिंक को ऐड कर रहे हैं। अब बोला है द फॉर्मर इज इमिसिबल विद द लैटर। ये जो जिंक है, मॉल्टेन जिंक, मॉल्टेन इम्प्योर लेड के साथ इमिसिबल है। ये मेथड जो आप यहां पे देख रहे हो ना, ये केमिकल एक्सट्रैक्शन जैसा मेथड है जो आप लोग आपने पढ़ा है प्योरिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कि जैसे एक कंपोनेंट है जिसको हमें प्योरीफाई करना है, वो अभी एक ऐसे सॉल्वेंट के साथ प्रेजेंट है जिसमें वो कम सॉल्युबल है, और उसके साथ एक दूसरा सॉल्वेंट है जिसमें वो ज्यादा सॉल्युबल है, लेकिन ये दोनों सॉल्वेंट आपस में इनसॉल्युबल है, आपस में इमिसिबल है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, पहले जो सोल्यूशन है जिसमें वो कम सॉल्युबल है और वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है वो, अब उसमें दूसरे वाले सॉल्वेंट को ऐड कर दिया जिसमें वो ज्यादा सॉल्युबल है, बट ये दूसरा वाला सॉल्वेंट पहले वाले सॉल्वेंट के साथ इनसॉल्युबल है। अब दोनों इसको ऐड करने के बाद फिर उसको शेक करते हैं। जब उसको शेक करते हैं तो क्या होता है, ये कंपोनेंट जो पहले सॉल्वेंट के साथ प्रेजेंट था जहां पे वो कम सॉल्युबल है, वहां से निकल करके वो दूसरे सॉल्वेंट में आ जाता है जिसमें वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। और फिर उसके बाद उनको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर लेते हैं, मतलब सेपरेटिंग फनेल को यूज करके उनको अलग कर लेते हैं। लगभग वैसा ही मेथड है ये पार्क्स प्रोसेस। तो इसमें बोल रहा है कि वेयर मॉल्टेन जिंक इज एडेड टू मॉल्टेन इम्प्योर लेड, द फॉर्मर इज इमिसिबल विद द लैटर। सिल्वर इज मोर सॉल्युबल इन मॉल्टेन जिंक। सिल्वर जो इम्प्योर लेड के अंदर प्रेजेंट है वो लेड के साथ कम सॉल्युबल है, जिंक के साथ ज्यादा सॉल्युबल है, और लेड और जिंक आपस में इनसॉल्युबल है। तो सिल्वर इज मोर सॉल्युबल इन molten जिंक देन इन molten lead. Zinc silver alloy solidifies earlier than molten lead and thus can be separated. ये पहले सॉलिडिफाई होकर के सेपरेट हो जाता है। After this crude lead is refined electrolytically. आ गया समझ में ये मेथड, पार्क्स प्रोसेस। पार्क्स प्रोसेस समझ में आ गया बेटा?
उसके बाद मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन गिवन है। इसमें से कई सारी बातें तो मैं आपको जब 11th में एस ब्लॉक को डिस्कस कर रहा था तो वहां भी मैंने बताया हुआ है, एस ब्लॉक में भी इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो बस मैंने अपने हिसाब से सारी चीजों को कवर कर दिया है। अब आप प्रिपेयर करो। वैसे तो इस टॉपिक पे मैंने काफी काम करा दिया है आपको। आप अच्छे से पूरा थियोरेटिकल पार्ट को रिवाइज कर लो। असाइनमेंट जो है, क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्वियसली छोटे छोटे क्वेश्चन है, सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा नहीं। असाइनमेंट भी मिल गई है, इसकी असाइनमेंट भी मैंने वो क्लास प्लस ऐप पे ऐड करा दिया है और बुकलेट भी ऐड करा दिया है। तो आप दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओ और फिर आप कल टेस्ट दो, बढ़िया टेस्ट होगा। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट टॉपिक। बट अब मैं आपको बता दूं बेटा कि अब इसके बाद मैं फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों को एक साथ चलाऊंगा। ठीक है, इस वीक की तो अभी दोनों क्लासेस मैं इस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे ही लगा रहा हूं। अगले वीक की जो क्लास होगी उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी डिस्कस होगी, और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास को अब बढ़ा रहा हूं। तो 3 क्लास जो है नेक्स्ट वीक की वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होगी और 2 क्लास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से ऑर्गेनिक भी स्टार्ट हो जाएगा, और ऑर्गेनिक में पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन को फिनिश करेंगे और फिर उसके बाद फिर +2 की जो रिएक्शन केमिस्ट्री है वो डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इनको बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लेना। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है। मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूं कि अगर हम जेई मेंस एग्जाम की बात करें, जेई मेंस एग्जाम में टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से लगभग आपको 7 to 8 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिलेंगे। 7 to 8 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको मिलेंगे, और वो जो 7 to 8 क्वेश्चन है उसमें मेटलर्जी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मिलाकर के आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। मेटलर्जी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मिलाकर के 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक सबको मिला करके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें भी आप ये समझ लो कि अगर 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो एक अगर मेटलर्जी से तो 3 कोऑर्डिनेशन से होंगे। मतलब अगर वेटेज के हिसाब से देखें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो वेटेज है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो अगर मान लो जो क्वेश्चन आ रहा है उसका लगभग 30 to 35% क्वेश्चन वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा जाता है। और इस टॉपिक की स्पेशलिटी ये है कि अपने आप में कंप्लीट चैप्टर है। कंप्लीट चैप्टर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो फिजिकल केमिस्ट्री में भी इन्वॉल्व होते हैं। जगह जगह पे फिजिकल केमिस्ट्री में आपने इसके कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखा है। वन हाफ फैक्टर का जब कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था तो वहां पे सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को
के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में उसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में देखने को मिलेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी इसका कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री के दो बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनमें इसका सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो ये टॉपिक है ही, और इसके जो एप्लीकेशंस हैं बेटा, इसके एप्लीकेशंस में अगर आप देखोगे तो वहां पे मतलब इसमें जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, अगर उन कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर डिस्कस होता है, यहाँ पे आइसोमेरिज्म डिस्कस होता है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे काफी डिटेल में डिस्कस होते हैं। और प्लस इसके एप्लीकेशंस, हर टाइप के एप्लीकेशन आपको मिलेंगे। मेटलर्जी में इसका एप्लीकेशन आप अभी देख करके आए हो। ठीक है, इसका एप्लीकेशन मेटलर्जी में आपने देखा है। जैसे मोन्स प्रोसेस है, मोन्स प्रोसेस में आपने देखा निकल टेट्रा कार्बोनिल बन रहा है। निकल टेट्रा कार्बोनिल इज अ कॉम्प्लेक्स। साइनाइड प्रोसेस आपने पढ़ा है। साइनाइड प्रोसेस में आप देख रहे हो कि सिल्वर का या गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और फिर वो कॉम्प्लेक्स दूसरे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। जिंक को ऐड करने पे वो जिंक के कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी तरीके से आप आगे जब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ोगे, सॉल्ट एनालिसिस में भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अलग अलग एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे एज ए कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्सेस का बहुत सारा यूज है। आप पॉलीमर्स पढ़ोगे, पॉलीमर्स में भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज है। डिफरेंट टाइप के जो पॉलीमराइजेशन के लिए जो कैटलिस्ट यूज होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस का मेडिसिनल एप्लीकेशन है। कॉम्प्लेक्सेस को अगर हम कंसीडर करें तो कॉम्प्लेक्सेस को हम डिफरेंट टाइप के एनालिटिकल टेस्ट में यूज करते हैं। मतलब इसीलिए मैंने बोला कि ये अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है, और इतनी इंफॉर्मेशन है, मतलब इंफॉर्मेशन से भरपूर चैप्टर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंसेप्चुअल है, क्रैम करने का पार्ट बहुत कम है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक का स्ट्राइक रेट 100% है। अगर आप ढंग से पढ़ लो इस चैप्टर को, 100% स्ट्राइक रेट है, हर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अभी जैसे अगर मैं आपसे मेटलर्जी के बारे में पूछूं, मेटलर्जी में आपने जितनी इंफॉर्मेशन पढ़ी है उसमें से आप कितनी % इंफॉर्मेशन को अभी की सिचुएशन में रिटेन कर पाए? कितनी % इंफॉर्मेशन? अभी फाइनल रिवीजन आपका होना बाकी है, टेस्ट कल होना है। अभी की सिचुएशन में आपने कितनी % इंफॉर्मेशन को रिटेन कर लिया है? बोलो भाई। अरे 40%, 50%, 60%। हाँ, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आइडियल कंडीशन में आप 60% के आसपास, अब ये 40% मेहता साहब का है, ये तो बहुत खराब है। 60% के आसपास इंफॉर्मेशन अभी की सिचुएशन में आपकी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। माधव ने ज्यादा काम किया है तो 75 to 80% है। जिन्होंने साथ के साथ काम किया है उनके लिए तो मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट चैप्टर प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि अभी एक और फाइनल रिवीजन करोगे तो 100% पहुंच जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि मेटलर्जी ऐसा टॉपिक है, मेटलर्जी से आप 100% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और वही सिचुएशन इस चैप्टर के एंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आपको देखने को मिलेगी। बट ये ज्यादा बड़ा टॉपिक है क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब सोचो
इस चैप्टर में मैंने बोला कि यहाँ पे नॉमेनक्लेचर डिस्कस होगा, यहाँ पे आइसोमेरिज्म डिस्कस होगा, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस होगी। केमिकल बॉन्डिंग में जो जो थियरीज आपने पढ़ी हैं, ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का डिस्कशन यहाँ पे आता है, उसके अलावा यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थियरी का डिस्कशन आता है, उसके अलावा एक और बॉन्डिंग थियरी है जो यहाँ पे डिस्कस होती है, क्रिस्टल फ्लूइड थियरी। एक ओल्डेस्ट थियरी है, वर्नर्स थियरी बोलते हैं। तो चार चार थियरीज है बॉन्डिंग की, मतलब केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी इस चैप्टर में काफी डेप्थ में डिस्कस होता है। तो मैं समझता हूं कि आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। सबसे पहले बात आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है। तो आप नोट करो, लिखो, they are special case of addition compounds. They are special case of addition compounds. They are special case of addition compounds. जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ये स्पेशल टाइप के एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब बात आती है, पहले ये समझ लो कि ये एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और एडिशन कंपाउंड के क्या क्या क्लासिफिकेशन है, तब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिफिनीशन को अच्छे से समझ पाओगे। तो आप लिखो एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स लिखो, those compounds which are formed, those compounds which are formed by stoichiometric, those compounds which are formed by stoichiometric, those compounds which are formed by stoichiometric combination of two or more stable compounds, stoichiometric combination of two or more stable compounds are called, stoichiometric combination of two or more stable compounds are called addition compounds, are called addition compounds. तो बोले ऐसे कंपाउंड जो दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स के स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम एडिशन कंपाउंड्स बोलते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे देखो बेटा, अगर हमने कंसिडर किया पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट एंड वाटर, अब देखो क्या कॉम्बिनेशन है इनका। 1 मोल अगर हमने इसका कंसिडर किया है तो 1 मोल इसका भी होना चाहिए और 24 मोल इसका होना चाहिए। अब इससे ये कंपाउंड बन गया जिसको हम बोलते हैं पोटास एलम। ये कंपाउंड है पोटास एलम एंड ये एक एडिशन कंपाउंड है। पोटास एलम एक एडिशन कंपाउंड है। इसी तरीके से देखो, अगर हमने कंसिडर किया KCl MgCl2 एंड 6H2O, 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड, 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड, 6 मोल वाटर, तो यहां से प्रोड्यूस हो गया ये कंपाउंड जिसको अभी आपने मेटलर्जी में देखा था। ये एक ओर है मैग्नीशियम का, इसको बोलते हैं कार्नेलाइट।
तो कार्नेलाइट का फॉर्मेशन हुआ। कार्नेलाइट एक एडिशन कंपाउंड है। इसी तरीके से देखो, पोटेशियम साइनाइड है, इसको फेरस साइनाइड से रिएक्ट कराते हैं। पोटेशियम साइनाइड को फेरस साइनाइड से रिएक्ट कराते हैं। कैसे? 4 मोल KCN एंड 1 मोल FeCN ट्वाइस। तो इससे बन गया ये कंपाउंड K4FeCN6। ये भी एक एडिशन कंपाउंड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड बना, जो कि एक एडिशन कंपाउंड है। इसी तरीके से अगर हमने कंसीडर किया कॉपर सल्फेट को एंड अमोनिया, तो बन गया CuNH3,4SO4। ये भी एक एडिशन कंपाउंड है। 1 मोल कॉपर सल्फेट एंड 4 मोल अमोनिया, जिसको बोलते हैं क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, ये एडिशन कंपाउंड्स के एग्जांपल है। ठीक है, अब आप लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। ये है क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। अब आप नोट करो क्लासिफिकेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। इसमें लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड्स में लिखो, देखो दे आर फर्दर क्लासिफाइड, they are further classified, they are further classified into 2 categories. They are further classified into 2 categories. They are further classified into 2 categories. तो 2 टाइप के एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। अब वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी है बेटा? एडिशन कंपाउंड को अगर हम क्लासिफाई करें तो 2 कैटेगरी ऑब्जर्व होती है। नंबर 1 डबल सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स। नंबर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये 2 क्लासिफिकेशन है बेटा। तो आप नोट करो डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? लिखो टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स which on dissolution in water, type of addition compounds which on dissolution in water, type of addition compounds which on dissolution in water loses their identity completely, loses their identity completely, loses their identity completely, that is produces simpler ions, that is produces simpler ions,
that is produces simpler ions are called addition compounds, are called addition compounds. No, नहीं, are called double salts, are called double salts, are called double salts. तो बोला जा रहा है कि डबल सॉल्ट वो एडिशन कंपाउंड होते हैं जिनको वाटर में अगर ऐड करें तो वो अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से लूज कर जाते हैं। अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से लूज करने का मतलब ये है कि वो उन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनसे उनका फॉर्मेशन हुआ है। जैसे ये वाला अगर हम कंपाउंड को देखें, ये कंपाउंड पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन से बना है। ये वाला कंपाउंड एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन से बना है। ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका मतलब कि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने पे अगर पोटेशियम आयन फ्री फॉर्म में मिल जाए, एल्युमिनियम आयन फ्री फॉर्म में मिल जाए, सल्फेट आयन फ्री फॉर्म में मिल जाए, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड्स पूरी तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट हो गए, मतलब फ्री आयंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फ्री आयंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमें इनको डबल सॉल्ट बोलना चाहिए। तो ये जो पोटास एलम है, पोटास एलम के साथ यही होता है। अगर पोटास एलम को वाटर में डिसॉल्व किया जाए, अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं एक्वस, तब क्या होता है? तब मिल जाता है पोटेशियम आयन, मिल जाता है एल्युमिनियम आयन, और यहां पे मिलता है सल्फेट आयन। 2 पोटेशियम आयन, 2 एल्युमिनियम आयन और 4 सल्फेट आयन, ये प्रोड्यूस होंगे पर फॉर्मूला यूनिट। इसलिए हम इसको बोलेंगे डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट के एग्जांपल में आप ये लिख लेना, पोटास एलम इज अ डबल सॉल्ट। इसी तरीके से अगर ये कार्नेलाइट को कंसिडर करें, कार्नेलाइट, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने पे ये पोटेशियम आयन प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम आयन प्रोड्यूस करता है और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करता है। वाटर में डिसॉल्व करने पे ये भी फ्री आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो फ्री आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये भी एक डबल सॉल्ट है। तो कार्नेलाइट इज अ डबल सॉल्ट। ठीक है। अब जैसे देखो, जैसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड बना है पोटेशियम आयन और साइनाइड आयन से, के पॉजिटिव एंड सीएन नेगेटिव। ये वाला कंपाउंड बना है फेरस आयन और साइनाइड आयन से। इसका मतलब कि अगर इसको डिसॉल्व करने पे आपको फ्री पोटेशियम आयन मिल जाए, फ्री फेरस आयन मिल जाए, फ्री साइनाइड आयन मिल जाए, तो ये भी एक डबल सॉल्ट होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। हम इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर में डिसॉल्व होने पे पोटेशियम आयन और फेरोसाइनाइड आयन प्रोड्यूस करता है, फेरोसाइनाइड आयन प्रोड्यूस करता है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो फेरस आयन है वो फ्री फॉर्म में नहीं मिल रहा है, साइनाइड आयन फ्री फॉर्म में नहीं मिल रहा है, बल्कि वो इंटैक्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको डबल सॉल्ट नहीं बोल सकते। तो अब आप सेकंड क्लासिफिकेशन लिखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लिखो टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स, टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स which do not lose their identity completely,
which do not lose their identity completely in aqueous solution. Type of addition compounds which do not lose their identity completely in aqueous solution. Which do not lose their identity completely in aqueous solution. That is which produces complex ion. That is which produces complex ion in the solution. That is which produces complex ion in the solution are called coordination compounds. Are called coordination compounds. तो ये दोनों ही कंपाउंड जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये दोनों कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं. क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें ये कॉम्प्लेक्स एनायन है. ये क्या है? कॉम्प्लेक्स एनायन. और अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये प्रोड्यूस करता है CuNH3 2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन. तो ये है बेटा कॉम्प्लेक्स कैटायन. ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है और ये कॉम्प्लेक्स एनायन है. ठीक है. तो आप वैसे अगर यहाँ पे फ्री Cu2 पॉजिटिव मिल जाता है, सोल्यूशन में फ्री कॉपर 2 पॉजिटिव मिल जाता, फ्री अमोनिया मिल जाता, फिर हम उसको सिंपल आयन बोलते. बट यहाँ पे क्या मिल रहा है? कॉपर 2 पॉजिटिव फ्री फॉर्म में नहीं मिल रहा है, उसके साथ अमोनिया जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स आयन है. पॉजिटिव चार्ज है इसलिए कॉम्प्लेक्स कैटायन बोल रहे हैं. तो ये बेसिक डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की. ठीक है. अब देखो बात आती है, अगर हम कॉम्प्लेक्स को क्लासिफाई करें. ठीक है, लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. वैसे तो कॉम्प्लेक्सेस का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है. ठीक है. बट अभी मैं सिर्फ एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको बता रहा हूं, बाकी जो क्लासिफिकेशन है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें लिखो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन. On the basis of stability of complex ion, on the basis of stability of complex ion, coordination compounds are classified into coordination compounds are classified into following two categories. Following two categories. Number one, perfect complexes. Perfect complexes. अब देखो बेटा, ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? बोलते हैं ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो कॉम्प्लेक्स आयन जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है
कॉम्प्लेक्स आयन, जैसे अभी मैंने फेरोसाइनाइडाइन के बारे में बताया, फेरोसाइनाइडाइन बना है फेरस आयन और साइनाइडाइन से। क्यूप्रा अमोनियम आयन बना है कॉपर 2 पॉजिटिव और अमोनिया से। जिन आयन से वो कॉम्प्लेक्स आयन बना है, अगर वो आयन ट्रेसेस में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मतलब उन आयंस का कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन निग्लिजिबल है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसका मतलब कि अगर आप उस पर्टिकुलर आयन का, अगर आप एनालिटिकल टेस्ट को परफॉर्म करोगे, जैसे मान लो कि अगर क्यूप्रा अमोनियम आयन है तो वो कॉपर 2 पॉजिटिव से बना है, आप कॉपर 2 पॉजिटिव का अगर कोई टेस्ट वहां पे परफॉर्म करोगे तो आपको वो टेस्ट वहां पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्री कॉपर 2 पॉजिटिव नहीं है। इसी तरीके से अगर फेरोसाइनाइड आयन है, फेरोसाइनाइड आयन फेरस आयन से बना है, आप फेरस आयन का कोई टेस्ट अगर परफॉर्म करोगे तो वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे फ्री फेरस आयन नहीं है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को अगर हम कंसीडर करें जो निग्लिजिबल अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं, निग्लिजिबल अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं, जहां पे कॉम्प्लेक्स आयन फर्दर निग्लिजिबली डिसोसिएट होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख लो परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस की। परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस की डेफिनेशन लिखो, द कंपाउंड्स इन विच complex ion is fairly stable, the compounds in which complex ion is fairly stable, complex ion is fairly stable, and further dissociation and further dissociation and further dissociation is not possible, and further dissociation is not possible in solution, and further dissociation is not possible in solution, then it is called perfect complex. Then it is called perfect complex. Then it is called perfect complex. जैसे देखो बेटा, अभी हमने कंसिडर किया K4FeCN6 को, वाटर में ऐड करते हैं, तो वाटर में ऐड करने पे तो ये पूरा डिसोसिएट हो जाता है, 4K पॉजिटिव बन जाता है और फेरोसाइनाइड आयन बन जाता है। बाकी ये जो फेरोसाइनाइड आयन है ये निग्लिजिबली डिसोसिएट होता है इन फेरस आयन एंड साइनाइड आयन, in ferrous ions and cyanide ion present in trace amount. ये जो आयंस है ये ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब कि ये बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये बात समझ में आ गई परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या है? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप लिखो इसका imperfect complex.
imperfect complex, इसमें लिखो those complexes in which complex ion is less stable, those complexes in which complex ion is less stable and is reversibly dissociated to give enough simple ions and thus respond to their usual qualitative test मैं रिपीट कर देता हूं, those complexes in which complex ion is less stable, and therefore is reversibly dissociated to give enough simple ions and thus respond to their usual qualitative test are called imperfect complex. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कंसिडर करते हैं K2 CD CN4, इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो पहले तो ये पोटेशियम आयन और CdCN4 2 नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा, बाद में ये फिर से डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, वैसे रिवर्सिबल डिसोसिएशन यहां भी ऑब्जर्व होता है, तो इससे बन जाता है कैडमियम 2 पॉजिटिव और 4 साइनाइड आयन। ठीक है, तो ये जो आयंस हैं possess या exist in sufficient amount in the solution, ये सफिशिएंट अमाउंट में सोल्यूशन में प्रेजेंट है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे कैडमियम 2 पॉजिटिव का जो भी एनालिटिकल टेस्ट है उस एनालिटिकल टेस्ट को परफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि कैडमियम आयन सफिशिएंट अमाउंट में सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इस वजह से जो K2CdCN4 है इसको हम इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन है परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का। अब अगर आप एनसीईआरटी निकालो, को निकालो और एनसीईआरटी में देखो, ये फर्स्ट वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर है। ठीक है,
तो जरा देखो इसमें क्या गिवन है। पहले तो कॉम्प्लेक्सेस का पूरा स्कोप बता रहे हैं। बोला कि इससे पहले वाली यूनिट को ध्यान में रखते हुए बोला, इन द प्रीवियस यूनिट वी लर्न दैट द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, in which the metal atoms are bound to a number of anions or neutral molecules by sharing of electrons। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल आयन है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या एनायंस के साथ बाउंड होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो सेंट्रल मेटल आयन है वो एनायन के साथ बाउंडेड है, एनायन के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, आप जरा देखो, बोला इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी such compounds are called coordination compounds। The chemistry of coordination compounds is an important and challenging area of modern inorganic chemistry। New concepts of chemical bonding and molecular structure have provided insights into the functioning of these compounds as vital components of biological systems। Chlorophyll, hemoglobin and vitamin B12, chlorophyll, hemoglobin and vitamin B12 are coordination compounds of magnesium, iron and cobalt respectively। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम, ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन और विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है। वैरायटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल catalysts and analytical reagents involve the use of coordination compounds। Coordination compounds also find many applications in electroplating। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसको यूज करते हैं, टेक्सटाइल डाइंग एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप चैप्टर के एंड में देखोगे। अब आगे यहाँ पे गिवन है वर्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वर्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें बोला है कि ये फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड थियरी है। तो मैं वर्नर थियरी को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ और इंफॉर्मेशन बताना चाह रहा था, उसके बाद फिर हम लोग ये वर्नर थियरी को एक साथ, सारा जो केमिकल बॉन्डिंग के जो कंसेप्ट्स हैं उनको एक साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 4 थियरीज हैं, वर्नर थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो इन सबको हम वन बाय वन एक साथ ही डिस्कस करेंगे। यहां पे आप देखो, नेक्स्ट पेज पे गिवन है डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। तो डिफरेंस तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, वही डिस्कशन होगा। इसमें बोल रहा है बोथ डबल सॉल्ट्स एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more stable compounds in stoichiometric ratio। However, they differ in the fact that double salts such as carnellite, मोहर salt, अब ये नया नेम है, इंपॉर्टेंट है, मोहर salt FeSO4.NH4 twice SO4.6H2O, potassium etc. dissociate into simple ions completely when dissolved in water। तो ये है double salts। However, complex ions such as FeCN6 4 negative of K4 FeCN6 do not dissociate into ferrous ion and cyanide ion। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब यहाँ पे बता रहे हैं डिफिनेशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप लिखो टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो टर्म यूज होते हैं उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं और कौन कौन से टर्म यूज होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किया गया। जैसे सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो पहले एक बार समझ लो फिर इसको नोट कर लेते हैं।
कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो क्या होता है, कैसे बना होता है ये? सेंट्रल मेटल एटम और आयन और उसके साथ बॉन्डेड है फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो आप नोट कर लो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी की डिफिनीशन में लिखो, अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट्स a coordination entity constitutes a central metal atom or ion, a central metal atom or ion bonded with a fixed number of ions or molecules, a fixed number of ions or molecules। ये जो फिक्स्ड नंबर की बात कर रहे हैं वो फिक्स्ड नंबर बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। बॉन्डेड विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब जैसे देखो यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन एंटिटी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो लिख लो फॉर एग्जांपल COCl2 डॉट NH3 थ्राइस, COCl3 डॉट NH3 थ्राइस। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसके अंदर आप देखो 3 क्लोराइड आयन और 3 अमोनिया है कोबाल्ट के साथ। इसी तरीके से NiCO4 जो मोन्स प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स बना था उसको कंसीडर कर रहे हैं। इसी तरीके से PtCl2 NH3 ट्वाइस। ये जो कंपाउंड है इसका एक आइसोमर बेसिकली इस कंपाउंड को अगर कंसीडर कर तो इसके 2 आइसोमर हैं, एक सिस आइसोमर होता है, दूसरा ट्रांस आइसोमर होता है। इसका जो सिस आइसोमर होता है उसको सिस प्लेटीन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस, इसका सिस आइसोमर को सिस प्लेटीन बोलते हैं। और जो सिस प्लेटीन होता है वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। सिस प्लेटीन इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, तो ये इसका मेडिसिनल एप्लीकेशन है। ठीक है, इसी तरीके से फेरोसाइनाइड आयन को कंसीडर कर रहे हैं। तो एटसेट्रा, ये सब कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब आप लिखो नेक्स्ट टर्म, लिखो सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या है? देखो बोला इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी the atom or ion to which a fixed number of ion or groups are bound in a definite geometrical arrangement around it is called the central metal atom or ion। तो बोले कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन वो एटम है जिससे फिक्स नंबर ऑफ आयन या मॉलिक्यूल, ठीक है, बॉन्डेड होंगे और उनकी बॉन्डिंग से एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट प्रोड्यूस होना चाहिए। अब वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट लीनियर हो सकता है, वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ट्रायगोनल प्लेनर हो सकता है, वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट फॉर्म होते हैं। तो आप नोट कर लो, लिखो in a coordination entity, in a coordination entity the metal atom or ion, the metal atom or ion by which a fixed number of ions or molecules, by which a fixed number of ions or molecules are bonded
fixed number of ions or molecules are bonded to give a definite geometrical arrangement, to give a definite geometrical arrangement, to give a definite geometrical arrangement is called central metal atom or ion, is called central metal atom or ion. तो अब जैसे देखो बेटा, ये जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, CO3 पॉजिटिव। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम है निकल, इसमें निकल पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम निकल है। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को कंसीडर करें तो सेंट्रल मेटल एटम प्लैटिनम 2 पॉजिटिव है, और अगर हम इसको कंसीडर करें सेंट्रल मेटल आयन, और इसको अगर कंसीडर करें तो सेंट्रल मेटल आयन है फेरस आयन Fe2 पॉजिटिव। यहां पे एक बात बोली गई है कि these central atoms or ions also referred to as Lewis acids। ये जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, ये हमेशा ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। आप इस बात को भी लिख लो, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी central metal atom or ion, in a coordination entity central metal atom or ion always acts as Lewis acid, always acts as Lewis acid। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो आयन या मॉलिक्यूल उसके साथ बॉन्डेड है, वो आयन या मॉलिक्यूल उसको लोन पेयर दे करके उसके साथ बॉन्ड बनाता है। तो बताइए, ये लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, और आपको पता है कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको ल्यूइस एसिड बोलते हैं, इसलिए ये ल्यूइस एसिड होते हैं। फिर उसके बाद अगला टर्म इन्होंने डिस्कस किया है लीगेंड्स। ठीक है, लीगेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो लीगेंड्स के डिस्कशन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं अभी लीगेंड्स का डिस्कशन को रोक करके अगला पार्ट को करा देता हूं, जो टाइम अवेलेबल है उसमें ये फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लिख लो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन in a complex can be defined as the number of ligand donor atoms to which the metal is directly bonded। एक जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है उसके साथ कितने लीगेंड डोनर एटम, डोनर एटम क्यों बोला है? क्योंकि वो लोन पे डोनेट करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और आयन से कितने लीगेंड डोनर एटम बॉन्डेड हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, वो नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस पहले डेफिनेशन लिख लो, लिखो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन in a complex, in a complex can be defined as, in a complex can be defined as, can be defined as the number of ligand donor atoms, the number of ligand donor atoms which are directly bonded, which are directly bonded, which are directly bonded
to the central metal atom or ion, which are directly bonded to the central metal atom or ion, to the central metal atom or ion. अब जैसे यहां पे आप देखो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इन COCl3NH3 थ्राइस, इसमें ये तीनों क्लोरीन डायरेक्टली बॉन्डेड है कोबाल्ट के साथ और तीनों अमोनिया का नाइट्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है कोबाल्ट के साथ। तो टोटल 6 लीगेंड डोनर एटम है जो कोबाल्ट के साथ बॉन्डेड है। तो आप यहां पे लिख सकते हो फॉर एग्जांपल इन COCl3NH3 थ्राइस, इन COCl3NH3 थ्राइस coordination number of cobalt 3 positive is 6. Coordination number of cobalt 3 positive is 6 क्योंकि 6 लीगेंड डोनर एटम उसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। इन NiCO4, इन NiCO4 coordination number of nickel is 4. ये कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कार्बन है वो बॉन्डेड होता है निकल के साथ, तो 4 कार्बन मोनोऑक्साइड हैं तो 4 कार्बन उसके साथ बॉन्डेड है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखोगे 4 है, इसके अंदर भी 2 क्लोरीन और 2 अमोनिया का नाइट्रोजन, तो 4। ये कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया? ठीक है, बाकी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर को क्रैम भी करना पड़ेगा, तो आप एक लिस्ट बना लो। बस यही लिस्ट को डिस्कस करके मैं क्लास को फिनिश कर रहा हूं। एक टेबल बना लो, 2 कॉलम टेबल। मेटल आयन कोऑर्डिनेशन नंबर, मेटल आयन कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले कॉपर पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, क्यूप्रस आयन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा। कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, 4 and 6, 4 and 6। सिल्वर पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मिलेगा। गोल्ड पॉजिटिव 2 and 4, 2 and 4। अब फटाफट नोट करते जाओ। Hg पॉजिटिव, मर्क्यूरस आयन, Hg पॉजिटिव 2, सिल्वर 2 पॉजिटिव, वैसे तो रेयरली ऑब्जर्व होता है, सिल्वर 2 पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। प्लैटिनम 2 पॉजिटिव 4, प्लैटिनम 2 पॉजिटिव 4, प्लैटिनम 4 पॉजिटिव 6, प्लैटिनम 4 पॉजिटिव 6, पैलेडियम 2 पॉजिटिव 4, पैलेडियम 4 पॉजिटिव 6, पैलेडियम 4 पॉजिटिव 6, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 6, निकल 2 पॉजिटिव 4 and 6, निकल 2 पॉजिटिव 4 and 6,
Fe2 पॉजिटिव फेरस आयन, Fe2 पॉजिटिव 4 and 6। मैग्नीशियम क्या कहा था सर? 6, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 6। Fe2 पॉजिटिव 4 and 6। Fe3 पॉजिटिव 6। Cobalt 2 positive 4 and 6। Cobalt 3 positive 6। Aluminium 3 positive 6। Aluminium 3 positive 6 and scandium 3 positive 6। आप इसमें एक बात देख रहे हो कि अगर एक मेटल एटम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करता है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कम मिलेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर वही मेटल एटम अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कम मिलेगा, और अगर वही मेटल अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो आपको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव 6, तो ये आपको क्रैम करना पड़ेगा बेटा। बाकी जो कंसेप्ट है, स्पेशली लिगेंड का जो डिस्कशन है, लिगेंड की पूरी लिस्ट है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो वो लिस्ट जो है मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। और फिर जैसे मैंने आपको बोला है कि अगले वीक से हम लोग ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को एक साथ चलाएंगे। 3 दिन जो है 3 क्लास में इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक की लूंगा और 2 क्लास में इनऑर्गेनिक की लूंगा, इस तरीके से। और कल आपका टेस्ट होना है, टेस्ट का टाइमिंग है 7:30 to 8:30, 1 घंटे का टेस्ट है। ओके बेटा, थैंक यू सर।